और खबरों की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। कंगना रनावत को उबूरी राहत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की निंदावी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली समाअत अब कल होगी। ख्याल रहे कि बीएमसी की इंहदामी कार्रवाई के खिलाफ कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट से रुजू किया था। कंगना रनावत कुछ ही देर में मुंबई भी पहुंचने वाली है। इससे पहले बीएमसी की जेसीबी कंगना रनावत के दफ्तर पर चली थी। तो आपको बताएं कि कंगना रनावत को उबूरी राहत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की निंदामी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई कल होना है। और चलिए मुंबई का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अमित राय। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की जो कार्रवाई थी उस पर रोक लगा दी है और तफसीलात। निश्चित तौर पे वकील की तरफ से कंगना की ये कहा गया कि जिस तरह से आपने पहले जो है एक आदेश पारित किया था कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है इसमें किसी भी घर को जो है तोड़ा नहीं जाए, ना ही कहीं पे तोड़क कार्रवाई है, ना किसी को घर से बेघर किया जाए और जल्दबाजी में कोई भी तोड़क कार्रवाई न की जाए। लेकिन इस ऑर्डर का ध्यान न देते हुए जबरन जो है बीएमसी कर्मचारी आते हैं, एक नोटिस कल चिपकाई जाती है और हमारा जवाब मांगा जाता है। हमने जवाब भी दिया उस पे कि यहाँ पे कोई काम चल ही नहीं रहा था जिसको आपने रोकने के लिए नोटिस जो है की थी और हमें 7 दिन का जो है अपना जवाब फाइल करने के लिए समय चाहिए। तो आज बीएमसी ने सुबह जो है दूसरी नोटिस लगाई और ये कहा कि हम समय नहीं दे सकते हैं 7 दिन का, और जो आपने जवाब दिया है उस जवाब से हम संतुष्ट नहीं है और दूसरी नोटिस चिपका दी जाती है और तुरंत जो है ये कार्रवाई की जाती है। और कार्रवाई में जो है अंदर की जो सारी चीजें जो वो लोग अवैध बता रहे थे इन चीजों को, वहां पे जो है थोड़ा कार्रवाई की गई है। और जैसे ही हाईकोर्ट की सुनवाई का समय हुआ, यानी 12:30 का समय जो है दिया गया था, उसके थोड़ी देर पहले ही सारे कर्मचारी जो है अपने लाव लश्कर के साथ वापस जो है थोड़ा कार्रवाई करके लौट जाते हैं। तो निश्चित तौर पे जो है ये बीएमसी की मनमानी है। कोर्ट ने सारे तथ्यों को सुना और फिलहाल जो है इस थोड़ा कार्रवाई पे जो है रोक लगा दी है। अब इस मामले की सुनवाई जो है कल 3 बजे रखी गई है। जी अमित, और इस सब के बीच में कंगना भी बस अब से कुछ ही देर बाद मुंबई पहुंचने वाली है, उसके लिए भी खास बंदोबस्त किए गए हैं। देखिए निश्चित तौर पे कंगना जो है पहुंचने वाले हैं। मुंबई पुलिस पे के बंदोबस्त जो है वो एयरपोर्ट पे है। वहां पे करनी सेना के हजारों जो कार्यकर्ता है वो भी पहुंच चुके, क्योंकि करनी सेना ने साफ तौर पे ये कहा था कि हम उसकी सुरक्षा करेंगे। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले जो केंद्रीय राज्य मंत्री है, उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को कहा है। तो मुंबई पुलिस जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कार्यकर्ता और राजपूत सेना जो है करनी सेना, उनके लोग जो है इस समय एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। 2:30 बजे का समय है कंगना की फ्लाइट का लैंड करने का। उसके बाद जो है देखना ये होगा कि वो अपने ऑफिस को जो देखने आती हैं या अपनी लीगल टीम के साथ कंसल्ट करने के लिए उनके पास जाती हैं। क्या मूवमेंट उनका होगा वो उतरने के बाद ही समझ में आएगा। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। सभी इबादतगाहों को दोबारा खोलने की अर्जी पर समाअत को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। अदालत ने मरकज और रियासती हुकूमत को इस सिलसिले में नोटिस भी जारी कर दिया है। ख्याल रहे कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए ही मुल्क भर में इबादतगाहों में बड़े इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अर्जी गुजार ने कोरोना गाइडलाइंस के तहत इबादतगाहों को खोलने की इजाज़त दी जाए, ये अपनी अर्जी में कहा है। और दिल्ली से हमारे साथी सुशील पांडे मौजूद हैं। सुशील, काफ़ी अहम मामला है ये और अब सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे कि कोविड-19 की वजह से तमाम जो मजहबी मुकामात हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो बंद थे। और क्या कुछ तफसीलात? आज देखिए ना, साफ तौर से जो तमाम देश भर के तमाम धार्मिक स्थल बंद थे कोरोना के मद्देनजर, उसी को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और ये मांग की गई है कि कोरोना के मद्देनजर जो तमाम धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद हैं, उनको फिलहाल राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है उन गाइडलाइन का पालन करते हुए खोलने का आदेश दिया जाना चाहिए, जिससे तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने धर्म के मुताबिक मस्जिद और मंदिर और गुरुद्वारे में दर्शन कर सके। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है और केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर ये जवाब मांगा है कि क्या कोरोना के इस दौर में तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनको खोलने की इजाजत दी जा सकती है या फिर नहीं। 4 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अपना जवाब दाखिल करना है ना, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि क्या
कोरोना महामारी के दौरान जो तमाम धार्मिक स्थल बंद किए गए हैं उनको फिलहाल तमाम सावधानियों को बरतते हुए खोला जा सकता है या फिर नहीं। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। केरल में माओ नवाजों से मुबैना रवाबित के मामले में कोची की एनआईए अदालत ने कानून के तलबा और एलान शुएब और तहा को जमानत दे दी है। ये दोनों यूएपीए के तहत मुकदमे का सामना कर रहे थे। इन्हें नवंबर 2019 में कोझिकोड से गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से माओ नवाजों से मुतालिक मवाद बरामद किए गए थे। मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के कौमी इम्तिहान नीट के तय शेड्यूल के मुताबिक इनेकाद की राह हमवार हो गई है। अब नीट इम्तिहान 13 सितंबर को ही मुनक्किद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इम्तिहान मुलतवी करने, तलबा को मुख्तलिफ सहूलतें देने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इसी दौरान अदालत ने नज़रसानी की अपीलें भी खारिज कर दी हैं। एक अर्जी में कंटोनमेंट जोन के तलबा को सहूलत देते हुए एडमिट कार्ड को ही कर्फ्यू पास तस्वुर करने की भी गुजारिश की गई थी। और वहीं मुल्क में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा कहर देखा जा रहा है। सबसे बड़ा हमला हुआ। कोरोना के 89,706 नए मामले सामने आए। इन मामलों के सामने आने के बाद कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 43,70,129 हो गई। उनमें 8,97,394 एक्टिव मामले हैं। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 1,115 अमवात हुई। अब तक 73,890 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। मुल्क में अब तक 33,98,845 अफराद सेहतयाब हुए हैं। वहीं मुल्क में कोरोना टेस्ट में भी इजाफा दर्ज किया गया। ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 11,54,549 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। और वहीं दुनिया कोरोना वैक्सीन का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है। कई वैक्सीन अभी ट्रायल के मुख्तलिफ मराहिल में भी है। उनमें एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी शामिल है, लेकिन एस्ट्राजेनेका कंपनी ने वैक्सीन की ट्रायल को ही रोक दिया। ज़राए के मुताबिक ट्रायल के दौरान रज़ाकारों पर वैक्सीन के नामवाफिक असरात मुरतब हुए। इसके साथ साथ नाकाबिले वजाहत मर्ज की अलामात भी उनमें दिखाई दी। इसी की वजह से एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन के ट्रायल के अमल को मौकूफ कर दिया है। और वहीं कोरोना पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। प्लाज्मा थेरेपी की इफादियत के भी खूब चर्चे हुए हैं। इस बीच ICMR की नई तहकीक सामने आई है। नई रिसर्च के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 से हो रही अमवात को कम करने में मददगार साबित नहीं हो रही। ICMR ने मुल्क के 47 अस्पतालों के 1,210 मरीजों पर ये तहकीक की। बिहार में चुनाव का वक्त है और ऐसे में बिहार में हथियारों की गैरकानूनी फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं। वहीं STF ने पटना के खुसरोपुर और खगड़िया में छापा मारकर हथियार बना रहे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से कई गैरकानूनी हथियार भी बरामद किए गए। और मुफसिल थाना खगड़िया का मुफसिल थाना है, उसकी टीम ने मिलकर के एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, सक्सेसफुल उद्भेदन किया है, जिसमें से जो है छापामारी की गई। एक टीम बना करके पटना STF और मुफसिल थाना की टीम ने संयुक्त छापामारी की। बिहार में कोसी, बागमती और गंगा नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसकी वजह से सैलाब से मुतासरा लोगों की परेशानियां हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। मुताद्दिद खानदान अभी भी घरों से बाहर ही रहने पर मजबूर हैं। खगड़िया के आटवा डैम पर रह रहे लोगों से बात की वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे दिग्विजय ने। हम ये दिखाना चाह रहे हैं, ये इटवा बांध है जहाँ पे बाढ़ पीड़ित आकर के रह रहे हैं। लगभग 1 महीने से अधिक समय से ये बाढ़ पीड़ित इस बांध पर आकर के रह रहे हैं और जिला प्रशासन के द्वारा इनको जो खाने का जो कोई सामान अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। और जो इन लोग को घर में जो बचा हुआ जो मकई था, मकई का जो आटा, उसके सहारे ये रोटी बना करके ये खा रहे हैं, अपने और अपने बच्चे को भी खिला रहे हैं एक तरह से। तो ये कहे पूरा ये इटवा बांध है जहाँ पे ये लोग मोरकाही जो है वहाँ के रहने वाले हैं, मारर गांव है, वहाँ के रहने वाले, उनके घर में चारों तरफ से पानी आया हुआ था, जिसके बाद ये यहाँ पर इस इटवा बांध पर रह रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा हालांकि इनको एक प्लास्टिक उपलब्ध कराया गया और उसी प्लास्टिक के सहारे ये यहाँ पे झोपड़ी बना करके
रह रहे हैं और अपने जो बकरी होते हैं या एक तरह से कहे जो जानवर है उनको भी ये लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, रह रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करते हैं। एक बाढ़ पीड़ित हमारे साथ। अच्छा, सरकार दिल के कुछ नहीं बेजरबा चार दिलकै हन नहीं दिलर रूपा में 6,000 नहीं दै 6,000 नहीं दिलकै, अब मरै छी। प्लास्टिक दिल के? हाँ, एक गो पन्नी दिलकै। अच्छा, तो की बना के खा रहल छियै? ये नहीं देखे छी मकई के रोटी पको चगबा लियन न लोर बीच के बाल बच्चा सब है बांध पर इटवा बांध पर खाए छियन, कहियो ने कोई सर हमरा आर का दिलकन या कोई चीज, बस एक गो पन्नी टा दिलकन या वह वो पन्नी चढ़ा के वो उड़िए फैर गेलन। मधुरा पानि बाढ़ के छियै या बांध पर रहिए, अखनियो घर छै नीचा में, ओहो में इतना पानि छै, भाई ठंगना पानि छै तैयो ऊपर में बांधे पर छियै सर। कुछ वीडियो आबै छै? नहीं, कोई नहीं अइले, कोई देखै ले नहीं अइले सीओ वीडियो नहीं। बाढ़ पीड़ितों में इस बात को लेकर के आक्रोश है कि पिछले 1 महीने से वो बांध पर रह रहे हैं, लेकिन इनको एक प्लास्टिक के सिवा कुछ नहीं दिया गया। हालांकि जिस तरह से जो नदी का जो जलस्तर है उसमें कमी आती जा रही है, ऐसे में ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इन बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें धीरे धीरे कम होती नजर आएगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। झारखंड में अक़लियती फलाही इदारों के क़याम में ताख़ीर से हुकूमत में शामिल पार्टी के अक़लियती लीडर भी आवाज़ बुलंद करने लगे हैं। कांग्रेस अक़लियती सेल के लीडर रूहुल जमील ने कहा कि कांग्रेस की हिमायत याफ्ता हुकूमत के क़याम को 10 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक अक़लियती फलाह के एक भी इदारे का क़याम अमल में नहीं आया है। साथ ही उन्होंने उर्दू असातिज़ा की तकरीरी के साथ साथ अक़लियती फलाही इदारों के जल्द क़याम का भी मुतालबा किया। सरकार बनने के बाद से आज तक अल्पसंख्यक के जितने भी बोर्ड हैं, निगम बोर्ड है, गृह बोर्ड है, जितने भी हैं, किसी पे कोई पहल नहीं की गई है। हम लोग चाहते हैं सरकार को, हम सरकार में हैं, सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार को आईना दिखाना का अपना काम समझते हैं। वित्त अल्पसंख्यक वित्त निगम का स्थापना हो, झारखंड वक्फ बोर्ड की स्थापना हो, और झारखंड वक्फ बोर्ड की स्थापना जो हो वो चुनाव के माध्यम से हो, उसे नॉमिनेट नहीं किया जाए। झारखंड सरकार मदरसा बोर्ड का गठन किया जाए। झारखंड बनने के बाद और झारखंड बनने से पहले 4400 उर्दू टीचर की बहाली की घोषणा की गई थी, जिस पर किसी तरह की अड़चने, केस मुकदमात होते होते रुक गए, आज तक रुका हुआ है। वो उर्दू टीचर थे। उस ऑर्डर को मुल्क की मुमताज़ तालीमी शख्सियत अल-अमीन तालीमी तहरीक के बानी डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान की 85वीं सालगिरह मनाई जा रही है। डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान 85 साल की उम्र में भी सरगर्मी के साथ तालीमी खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। बेंगलुरु में डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान ने अल-अमीन कैंपस में सैनिटाइजर टनल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुमताज़ अहमद ने ये पैगाम भी दिया कि इस बीमारी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि मुसीबत की इस घड़ी में लोग एक दूसरे का सहारा बन जाएं, तालीम की जानिब खुसूसी तवज्जो दी जाए, दुनिया को अमन व इत्तेहाद का गहवारा बनाया जाए। मिलजुल के काम करें और एक दूसरे जो है मदद करने की कोशिश करें। दुआ गो हैं हम सबके लिए कि जो है अल्लाह खुदा खुदूस हमें कैसा भी ये हालत से बचा के निकालें, सब ये दुनिया को एक अमन, सुकून, प्यार, मोहब्बत की जगह बना लें। जो मौजूदा हालात हैं इसकी बिना पर हमने आलीशान तौर पर ये फाउंडर्स डे नहीं मनाया। हमारे 250 अदारे जो सारे मुल्क में इस कोविड-19 के सिलसिले में भी माली इमदाद फराहम करने के वास्ते भी हमारे अदारों के ज़िम्मेदारों ने आगे बढ़कर इस कोविड-19 में खिदमत अंजाम दिए हैं। 1966 में डॉक्टर साहब ने अल-अमीन तहरीक के लिए अपनी डॉक्टरी पेशा छोड़कर ये तालीम की तरफ जो है रुझान किया। डॉक्टर साहब इज़ अ रोल मॉडल फॉर मी। इन्होंने जिद्दोजहद जो एजुकेशन फील्ड में की है, शायद साउथ इंडिया में कोई ऐसे एजुकेशनिस्ट नहीं है। और अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी और अल-अमीन तहरीक का हम भरपूर साथ दें, उनका ख्याल रखें। और ख़ास तौर पर अभी जो कोविड-19 चल रहा है, इसके तहत हमको तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। औरंगाबाद शहर की सड़कों पर मास्क फरोख्त करने वाली एक बाहिजाब खातून का मुख्तसर सा इंटरव्यू न्यूज़ 18 उर्दू पर नशर किया गया था, और इस इंटरव्यू का नतीजा ये हुआ कि इस बाहिजाब खातून की मदद के लिए कई लोग आगे आए, कई तंजीमें सामने आ गई। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू का मकसद हमेशा से ही तामीरी सहाफ़त को फ़रोग़ देना है, साथ ही साथ दबे कुचले अफराद की आवाज़ को हुकूमत तक
पहुंचाना है। कोरोना के सबब लॉकडाउन में गरीब और मुतवस्सित तबके के माशी मसाइल में इजाफा हुआ है और इसका असर इस साल के पहले माशी सहमाही में भी देखने को मिला। न्यूज 18 की टीम ने औरंगाबाद से नुसरत जहां नामी एक बाहिजाब खातून की स्टोरी नशर की थी, जिसमें बताया गया था कि मफलूकुल हाल होने के बावजूद हिम्मत न हारते हुए चंद रुपयों से अपनी मोपेड बाइक पर मास्क बेचने का कारोबार खातून ने शुरू किया। खातून की खबर न्यूज 18 पर नशर होने के बाद शहर के गयूर अफराद ने खातून की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। न्यूज 18 उर्दू पर हमने खबर देखी थी कि एक खातून है जो आम खास मैदान के सामने यहाँ पर बुर्का पोश खातून है जो गाड़ी पर मास्क बेच रही है। हम लोगों ने कुछ अमाउंट जितना हम लोगों से हो सकता था तो हमने जमा किया और उस खातून के हवाले किया ताकि उसकी किसी न किसी तरह से कुछ तो भी मदद हो सके। खवातीन के पास में जाकर जो है उसके मामलात को सारा देखा और उसके फौरी तौर पर जो है उसके घर के अखराजात के लिए किराना सामान का इंतज़ाम किया और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जो है मुस्तकिल उसको हमारे रब्त में रहेंगे और उसके हालात पर हम नज़र बनाए रखेंगे। कुछ लोगों ने यकीन दहानी भी कराई कि कुछ मदद करेंगे, कुछ NGO से मिलवाएंगे, कुछ आपकी मदद करवाएंगे और जमीयतुल उलमा जो सदर हैं उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि मेरी वालदा का इलाज करवाएंगे और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ से कुछ न कुछ मेरा फ़ायदा होगा। हिम्मत, अज़्म मुसम्मम और अमल पहम के साथ जहद कामिल को अपनाने की खातून के इंटरव्यू से ये तो वाज़े है कि चाह को राह होती है, लेकिन माशरे में तब्दीली के लिए मुतहदा काविशें भी ज़रूरी हैं और साथ ही ये कि छोटे मोटे कारोबार करने वाले अफराद के लिए समाजी तौर पर मुतहदा प्रोग्राम को रूबा अमल लाने की कोशिशें की जानी चाहिए। न्यूज 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, मॉस्को में हिंद चीन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात कल होगी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान ये मीटिंग होगी और सबसे अहम बात यह है कि LAC पर कशीदगी के बीच ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। तो मॉस्को में हिंद चीन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात कल होना है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान ये अहम मीटिंग होना है। LAC पर कशीदगी के बीच ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। कल शाम 5:30 बजे ये मुलाकात होना है। तो मॉस्को में हिंद चीन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात कल शाम 5:30 बजे होना है। पूरी दुनिया की नज़र इस पर लगी हुई है क्योंकि LAC पर कशीदगी के दरमियान ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। गुजरात के मुताद्दिद इलाकों के खेतों में बारिश के पानी की निकासी न होने की वजह से किसानों को शदीद नुकसान का सामना है। बारिश का पानी खेतों में जमा हो गया है जिसकी वजह से उनकी खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। इसमें किसानों को कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। कोरोना और लॉकडाउन के अलावा मुल्क के बेशतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश की वजह से भी लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ जो बात करें तो ये आप देख रहे हैं ये जो खेतर है उसमें 30 से 35 हज़ार रुपये का नुकसान है क्योंकि ज़्यादा बारिश के कारण यहाँ जो पानी का भराव हुआ है वो पानी का कोई निकाल नहीं है, इसीलिए बहुत बड़ा खेडूत लोग को नुकसान है। और ये उल्पा तालुका के अम्भेरा गांव का खेत है। यहाँ खेडूत लोग अभी जो सरकार ने जो जाहिरात की है कि 33% बारिश हो तो खेडूतों को नुकसान की भरपाई हो पाए, परंतु ये जो बात सरकार कर रही है, यहाँ जो सूरत के उल्पाड़ में 8 से 10 इंच बारिश हुई है, इतने में ये इतना ज़्यादा खेडूत लोग नुकसान हुआ है। साउथ गुजरात में किसानों का 2 मुख्य पाक है, एक शुगर कैन और दूसरा पैडी धान। पैडी का जहाँ तक सवाल है, ये मानसून पैडी में इस बार ज़्यादा बारिश होने की वजह से और जो बारिश रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से ऑटो टैक्सी चलाकर अपना गुजारा करने वाले लोगों की परेशानियां अब भी ज्यों की त्यों बरकरार ही हैं। हालांकि अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है। लॉकडाउन में भी मरहलेवार छूट दी जा रही है, लेकिन ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स की परेशानियां हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं
ड्राइवर्स ने हुकूमत पर इस सेक्टर की तरफ तवज्जो न देने का भी इल्ज़ाम लगाया। चलाई है गवर्नमेंट ने, लेकिन हमारे जितने टैक्सी ऑपरेटर हैं ना यहाँ पर, किसी को उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। हमारा काम है टूरिस्ट का, टूरिस्ट आ नहीं रहा बाहर से बिल्कुल भी, गाड़ियाँ जहाँ की तहाँ वहीं खड़ी हैं। वो जो लोकल टूरिस्ट कोई आ रहा, जो ओला उबर चल रही है वो ले जाते हैं, और तो कोई टूरिस्ट आ नहीं रहा, ट्रेनें खाली आ रही हैं सारी। हमारा तो जो टूरिज़्म की लाइन है, हमारी टैक्सी का धंधा है, बिल्कुल ही कोरोना ने चौपट कर दिया। किसी भी सरकार ने, किसी ने भी हमारे के लिए, टैक्सी ऑपरेटर के लिए, ऑटो रिक्शा ऑपरेटर है, साइकिल रिक्शा चला रहे हैं, इनको कोई भी रिलीफ नहीं मिली। यहाँ पर सभी को अपने अपने खाने के लाले पड़ रखे हैं। देखो जी, हमारे यहाँ पे टैक्सी का धंधा तो बिल्कुल चौपट हो चुका। रही बात सरकार की, तो सरकार ने इस धंधे की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि इसको कोई भी आज तक रिलीफ नहीं मिली, ना इंस्टॉलमेंट की तरफ से। इंस्टॉलमेंटें ज़रूर इन्होंने 3 महीने की एक्सटेंड करी हैं, उस पर कोई भी ब्याज माफ़ नहीं किया, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक का लोन था, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की किसी भी बैंक का लोन था। तो हमारे ऊपर उसके बाद गाड़ियों के जितने भी पेपर हैं, अगर हमारे पास पेपर वैलिड नहीं है, उस पीरियड में गाड़ी को कोई प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट कोई उसमें रिलीफ नहीं दे रही, छोर से 1 रुपये का क्लेम नहीं देगी। गवर्नमेंट ने 30 दिसंबर तक अब पेपर बढ़ाए हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमको पेपर भी भरने पड़ रहे हैं, इंश्योरेंस भी भरनी पड़ रही है, और गाड़ियाँ हमारी 6-6 महीने से खड़ी हैं। और इस वक्त की अहम खबर, कंगना रनावत मामले पर शरद पवार का रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कार्रवाई करके लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर बोलने का मौका दिया गया है। शरद पवार ने ये भी कहा कि हुकूमत ने ये कार्रवाई क्यों की, ये देखना होगा। तो शरद पवार का भी रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ गया है कंगना रनावत मामले पर, और उनका ये कहना है कि कार्रवाई करके लोगों को गैर ज़रूरी बोलने का मौका दिया गया। हुक्काम ने कार्रवाई क्यों की है, ये देखना होगा। अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह बाल बाल बच गए हैं। काबुल में सड़क के किनारे नस्ब बम एन उस वक्त पर पड़ा जब नायब सदर का काफिला उधर से गुजर रहा था। बम धमाके के नतीजे में 4 अफराद हलाक जबकि 16 जख्मी हुए। अमरुल्लाह सालेह को भी हल्की चोटें आई हैं। उनके मुहाफिजों को धमाके की कुछ ही देर बाद नायब सदर अमरुल्लाह सालेह टेलीविज़न पर नजर आए। उनके हाथों में पट्टियां बंधी थी। अमरुल्लाह सालेह तालिबान की तनकीदें करते हैं। पिछले साल भी उन पर जानलेवा हमला किया गया था। ताज़ा हमला इस वक्त हुआ जब दोहा में तालिबान से अमन मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं।